सर्वेभ्यो नमो नमः। एजे संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7। क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा? सुभाषितानी। उसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग को हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे भाग 2 और उसके जितने भी श्लोक हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। श्लोक इस प्रकार है। सद्भिरेव सहासीता सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। आपको भी इसी प्रकार श्लोक का वाचन करना है और याद भी करना है। अब हमने यहाँ पे श्लोक नंबर 4 को पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे इसका पदच्छेद, मतलब अलग अलग भागों में विभाजित कर लेंगे। तो पदच्छेद इस प्रकार है। सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिः विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिद आचरेत्। पदच्छेद के बाद हम इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इस प्रकार है। सद्भिः सह एव आसीत सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्वीत न असद्भिः सह किंचित आचरेत्। ये इसका अन्वय हो गया है। अन्वय के विषय में पहले भी मैंने आपको बताया है कि अन्वय समझ लेने से हमें भावार्थ समझने में आसानी हो जाती है। तो अब हम इसके पद परिचय को जान लेते हैं। पद परिचय अर्थात वर्ड मीनिंग। तो हम देखते हैं पहला शब्द है सद्भिः। सद्भिः शब्द में सद शब्द है और सद्भिः तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। उसका अर्थ होता है सज्जन, विथ नोबल पीपल। एव क्या है? एक अव्यय है। उसका हिंदी मीनिंग होगा ही, अर्थात ओनली। अगला शब्द है सह। सह भी एक अव्यय शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है साथ। इंग्लिश में बोलेंगे टुगेदर। अगला शब्द आसीत। ये आशीत नहीं है, ये आशीत, अर्थात यहाँ पे आस धातु है और यह शब्द विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का है। हिंदी अर्थ होगा बैठना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे शुड सिट। नेक्स्ट है कुर्वीत, अर्थात करना चाहिए, मस्ट डू। संगतिम, संगति या साहचर्य, इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएशन। अगला शब्द है विवादम, अर्थात चर्चा, बात करना, डिस्कशन। नेक्स्ट है मैत्रीम, अर्थात मित्रता, इंग्लिश में बोलेंगे एमिटी या फ्रेंडशिप। नेक्स्ट शब्द है असद्भिः, अर्थात दुर्जन, इंग्लिश में बोलेंगे विथ विक्ड पीपल। न किंचिद, कुछ भी नहीं, नथिंग। अगला शब्द है आचरेत। इसमें आ उपसर्ग है, चर धातु है और यह विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है आचरण करना चाहिए, मस्ट बिहेव। अब यहाँ आपका पद परिचय पूर्ण होता है। आगे हम देखेंगे इसका भावार्थ। तो भावार्थ इस प्रकार है। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। तो इस संसार में सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। जो सज्जन लोग हैं उनके साथ ही हमें वाद विवाद या बैठना, उनके साथ रहना चाहिए। इनके साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर हिंदी भावार्थ भी पूर्ण होता है।
लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ और समझाना चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सज्जनों के साथ वाद विवाद व मित्रता करेंगे तो हमारा उनके साथ संभाषण होता रहेगा, उनके साथ बातचीत चलती रहेगी, जिसके कारण हमारे विचारों में वृद्धि होती है। वहीं अगर हम दुर्जनों के साथ मित्रता व संभाषण करें तो हमारे विचार भी दुर्जनों जैसे ही हो जाएंगे और हमारी अधोगति होती जाएगी। ठीक है, हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे, हमारे विचारों में वृद्धि नहीं होगी, गंदे गंदे विचार हो जाएंगे, हमारी सोच भी वैसी ही रहेगी अगर हम दुर्जनों के साथ रहेंगे। अगर हम सज्जनों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी स्वच्छ होते रहेंगे, अच्छे होते रहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एक बार अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो अंग्रेजी इस प्रकार है, वन शुड सिट विथ नोबल पीपल, बी विथ नोबल पीपल, आर्ग्यू विथ नोबल पीपल एंड मेक फ्रेंडशिप विथ नोबल पीपल। नथिंग शुड बी डन विथ विकेड पीपल। तो ये हो गया अंग्रेजी भावार्थ। अब इसके बाद हम देखते हैं श्लोक नंबर 5। तो श्लोक इस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आपको भी इसी प्रकार श्लोक का वाचन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं पदच्छेदः। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये यहाँ पर इसका पदच्छेद होता है। अब हम इसके बाद इसका अन्वय देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् आहारे व्यवहारे च अपि त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्वय के बाद हम इसका पद परिचय जान लेते हैं। तो पद परिचय इस प्रकार है, धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, यूज वेल्थ एंड फूड। अगला शब्द है विद्यायाः। यहाँ पर जो मेन शब्द है वो है विद्या, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। विद्यायाः षष्ठी विभक्ति एक वचनम का शब्द है, अर्थात विद्या के, ऑफ लर्निंग। अगला शब्द है संग्रहेषु। यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, अर्थात संग्रह करने में, इन एक्वायरिंग। नेक्स्ट है आहारे अर्थात भोजन में, इन हैविंग फूड या मील। अगला शब्द है व्यवहारे, व्यवहार में, इन बिहेवियर। अगला शब्द है त्यक्तलज्जः अर्थात संकोच रहित, शाइलेस। अगला शब्द है सुखी, हिंदी में बोलेंगे प्रसन्न या संतुष्ट, इंग्लिश में हैप्पी। नेक्स्ट है भवेत् अर्थात होना चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे मस्ट बी। अब इसके बाद हम भावार्थ को देख लेते हैं। पहले हिंदी भावार्थ, उसके बाद इंग्लिश में। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में तथा आहार व्यवहार में लज्जा या संकोच को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में तथा आहार व्यवहार में लज्जा या संकोच को छोड़ने वाला ही हमेशा सुखी होता है या रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धन के प्रयोग में तथा
अन्न के संग्रह में किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यदि आपको पढ़ाई करते समय कोई शंका है तो आपको शिक्षक से पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर संकोच किया तो क्या होगा? आप सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। अर्थात आपको शिक्षक से या मित्र से या अपने अभिभावक से पूछने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच करोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब वैसे ही भोजन ग्रहण करते समय भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि संकोच के कारण आप सही प्रकार से भोजन न कर पाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने संकोच के कारण भोजन परोसने वाले को मना नहीं किया हो, जिसकी वजह से भोजन व्यर्थ हो रहा हो। इसी प्रकार सभी लोगों के साथ सामान्य व्यवहार भी संकोच रहित होना चाहिए। अगर संकोच रहित नहीं होगा या शंका होगी तो मन मुटाव भी हो जाते हैं। हम उनके बारे में गलत सोचते हैं और सामने वाला भी हमारे बारे में गलत सोचता रहता है। इसलिए जो भी बातें हैं, जो भी व्यवहार है, संकोच रहित होना चाहिए। तो अब हम इसका एक बार अंग्रेजी भावार्थ भी समझ लेते हैं। Those who do not feel shy in the way they use wealth and food in knowledge, in acquiring food and in personal relations will always be happy। तो हमने देखा श्लोक नंबर 5 का हिंदी और अंग्रेजी भावार्थ। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 6। श्लोक इस प्रकार है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। अब हम इसका पदच्छेद देख लेते हैं। तो पदच्छेद है क्षमा वशीकृतिः लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। पदच्छेद के बाद हम देखेंगे इसका अन्वयः। अन्वय इस प्रकार है। लोके क्षमा वशीकृतिः अस्ति क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। अन्वय के बाद हम देखेंगे पद परिचय अर्थात वर्ड मीनिंग। तो पहला है क्षमा अर्थात सहनशीलता, इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगिवनेस। नेक्स्ट है वशीकृतिर्लोके, इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। वशीकृति ही धन लोके। वशीकृति ही का अर्थ है वश में करना, इंग्लिश में बोलेंगे कैप्टिवेशन। नेक्स्ट है लोके अर्थात संसार में, इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्षमया। क्षमा का ये रूप है तृतीय विभक्ति एक वचन का, अर्थात क्षमा से, फॉरगिवनेस। अगला है साध्यते, यहाँ पर साध धातु है, इसका अर्थ होता है प्राप्त कर सकते हैं, कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट है शांति खड्गः अर्थात शांति की तलवार, कामनेस एज ए वेपन। नेक्स्ट है करे अर्थात हाथ में, इन हैंड। अगला है करिष्यति, करेगा, विल डू। यहाँ करिष्यति में क्री धातु है, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लास्ट है दुर्जनः अर्थात दुष्ट व्यक्ति, इंग्लिश में बोलेंगे विकेट मैन। अब इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उसका दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में क्षमा और शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। इनके द्वारा हम लोगों का मन जीत सकते हैं। इनके सामने कोई भी हमसे क्रोधित नहीं हो सकता है। अब हम इसे एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं। Forgiveness is the biggest captivating force in this world. One can attain everything through it. Even a wicked person cannot harm anyone who holds the sword of peace in his hand. आज यहाँ पर दूसरे पार्ट के तीनों श्लोक पूरे हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो दूसरा अभ्यास प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोकों का मिलान करना है। क और ख दो पोर्शन दिए गए हैं। क में पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, इसको हमें मैच करना है। अगर आपको श्लोक याद है अच्छे से तो आराम से मैच कर सकते हो। धन धान्य प्रयोगेषु, इसको हम मैच करेंगे किससे? विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है। दूसरा है विस्मयो न हि कर्तव्य, तो श्लोक याद होने पर हम आराम से मिला सकते हैं। क्या आ जाएगा? बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसको हम मैच करेंगे सत्येन तपते रविः। अगला है सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, तो इसको हम मैच करेंगे ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। लास्ट है आहारे व्यवहारे च, अंतिम हो जाएगा त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था, श्लोकों में पढ़ा था, तो आंसर आएगा त्रीणि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ख मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसको रत्न संज्ञा मानते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। ग पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते, तो आपको वन वर्ड में दे रहा है केवल सत्येन। घ केहे संगतिम कुर्वीत, सद्भिः संगतिम कुर्वीत। ङ लोके वशीकृतिः का, लोके वशीकृति क्षमा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है? रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो अंडरलाइन वाले वर्ड है उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। क सत्येन वाति वायुः, सत्येन वाति वायुः। यहाँ सत्य अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है और तृतीय विभक्ति में क्या बन जाएगा? तृतीय विभक्ति एक वचन बन जाएगा सत्येन। तो हम किम शब्द के रूप के अनुसार क्या बनाएंगे यहाँ पे? केन वाति वायुः। ठीक है। तृतीय विभक्ति एक वचन में किम शब्द का क्या बनता है? केन। ख है सद्भिः एव सहासीत, यहाँ पर शत तकारांत पुल्लिंग का शब्द है और तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनता है सद्भिः। तो हम किम शब्द के रूप लेंगे पुल्लिंग वाले, और तृतीय विभक्ति बहुवचन में किम का क्या रूप होता है? कैः। ठीक है। केन काभ्याम कैः, तो उत्तर आ जाएगा कैः एव सहासीत। नेक्स्ट है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, यहाँ पर वसुंधरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में किम का क्या बनेगा? का। तो उत्तर हो जाएगा का बहुरत्ना भवति। घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, यहाँ पर विद्या शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग का और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? विद्यायाः। तो किम शब्द के जो स्त्रीलिंग के रूप हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? कस्याः। तो उत्तर हो जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अंतिम है
सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। यहाँ पे मैत्री इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा मैत्रीम। तो यहाँ पर भी किम का द्वितीय विभक्ति एक वचन बनेगा काम। सद्भिः काम कुर्वीत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न दिए गए हैं 3 यहाँ पर, उनके उत्तर लिखना है। क कुत्र विस्मयः न कर्तव्य। उत्तर होगा दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न हि कर्तव्यः। ख पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। कहने का तात्पर्य है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3, और तीनों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। ग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। सभी जगह जो संकोच छोड़ देगा वह हमेशा सुखी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनको लिंग के अनुसार यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहला शब्द इसमें है रत्नानी। रत्नानी में क्या है? अंतिम शब्द आनी। तो ये क्या हो जाएगा? रत्नानी एक नपुंसकलिंग का शब्द है, इसे हम नपुंसकलिंग में लिख देंगे। दूसरा है वसुंधरा, इसमें अंतिम आ रहा है आ, आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग में लिख देंगे। तीसरा है सत्येन, इसमें अंतिम है एन। ठीक है, तो एन तो पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सत्येन कहा जाएगा। सत्य शब्द है नपुंसकलिंग का, इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे? सत्येन को नपुंसकलिंग में। सुखी, सुखी में जो शब्द है वो है सुखिन। ठीक है, मंत्रिन, सुखिन, गुणिन। तो उसी प्रकार जो सुखी शब्द है वो है पुल्लिंग का, तो इसको हम पुल्लिंग में लिख देंगे। फिर है अन्नम। अन्नम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है। जैसे फल शब्द होता है फलम, फले, फलानी, अन्नम, अन्ने, अन्नानी, इसलिए हम अन्नम को नपुंसकलिंग में लिख देंगे। वन्नी, वन्नी एक पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसे पुल्लिंग में लिख देंगे। रवि ही, यह भी एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसको भी हम पुल्लिंग वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर है पृथ्वी ही, यह एक ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में डाल देंगे। फिर अंतिम है संगतिम, यह भी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसको भी हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। अध्योलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पर एक शब्द दिए गए हैं, जो शब्दों को हमें इनका क्या बताना है? धातु बताना है। तो पहला है करोति, तो करोति में धातु कौन सी होगी? क्री धातु। ठीक है, और ये वर्तमान लकार का है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का है। पश्य, पश्य में धातु है दृश धातु, और ये पश्य यहाँ पर कौन सा है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है, फिर है भवेत, भवेत में है भू धातु, ये विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है तिष्ठति, यहाँ पर स्था धातु है। ठीक है, यह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपके पूरे अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, और तुम्हारा जो पहला पार्ट था वो भी आज पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आज कक्षा 7 के चैप्टर 1 सुभाषितानी का भाग द्वितीय भी समाप्त हो गया है। इसी के साथ पूरा पाठ भी समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर किया जाए, जिससे बच्चे घर बैठकर आराम से अध्ययन कर सकें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।